लेकिन मुझसे पहले ही सर ने कह दी थी क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया और मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खन्ना जी को पोडियम पर बुलाऊँ, सर सभी ने आपने देखा होगा कि क्योंकि आप सब लोग ये कह रहे हैं कि जब से मंत्री बने हैं तब से ये पहली बार आए हैं, जब 12 की एंट्री होती है सर, तब से वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे शहर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक इनके पोस्टर लगे हैं, बिलबोर्ड्स लगे हैं बड़े बड़े, और जनता जो यहाँ की है वो बेहद ही खुश है आपको अपने बीच पाकर और उत्साहित भी नज़र आ रही है। और इसीलिए आज इनको मौका मिला है कि शायद आपसे कुछ बात हो और आपको सुनने का मौका मिलेगा। सर मैं चाहूँगी बिना वक्त गंवाए प्लीज़ आप पोडियम पर पधारिए। ज़ोरदार तालियां सर के लिए। झाबर सिंह खन्ना जी प्लीज़ पोडियम पर पधारिए। अन्नपूर्णा धरा 12 की धरती से जी राजस्थान द्वारा आयोजित स्वर्णिम राजस्थान के कार्यक्रम में उपस्थित 12 शहर और 12 जिले से पधारे हुए सभी सम्मान्य प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकजन, सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, अधिकारीगण और मंच पर आपके समक्ष उपस्थित 12 के माननीय विधायक और मेरे हिसाब से राजस्थान विधानसभा के 200 विधानसभा सदस्यों में सबसे सहज और सरल स्वभाव के माननीय राधेश्याम जी बैरवा साहब, हमारे युवा विधायक और 2013 से 2018 में भी मेरे साथ रह चुके माननीय ललित जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रशासनिक मुखिया असावा जी, सामने मेरे पिताजी के साथ भी विधायक रह चुके हेमराज जी, और जी राजस्थान के चैनल हेड मनीष जी सहित उनके सभी साथी पत्रकार बंधु, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन। कार्यक्रम के शुरुआत में एक बात आई थी कि कोई समय था जब 12 कुपोषण के मामले में बदनाम था। संयोग देखिए, किसी ज़माने में भारतवर्ष में धान के कटोरों के नाम से एक जिस क्षेत्र को पहचाना जाता था, उड़ीसा का कालाहांडी, पहली बार भारतवर्ष में अगर कुपोषण की कहीं चर्चा हुई तो कालाहांडी क्षेत्र की हुई, और उसके बाद आपके शाहबाद और किशनगंज, यहाँ भी कुपोषण की शिकायतें बहुत चली। धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन आया और उसमें काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों होती हैं, इस पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। अगर हम बात करें आज़ादी से पहले की और हम बात करें आज़ादी के बाद की, 1947 से लेकर 1977 का कालखंड, जब केंद्र से लेकर राज्यों तक एक विचारधारा की सरकारें काम करती थी। जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, नौजवानों को पता नहीं है, वो कालखंड 30 साल के कालखंड में कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिस पे राशन परमिट प्रणाली नहीं हो। आपको मकान बनाना है सीमेंट परमिट से, आपको मकान बनाना है लोहा परमिट से, आपको तन ढकने के लिए कपड़ा खरीदना है तो वो भी परमिट से, आपको घर पे
बच्चों के लिए कुछ मिष्ठान बनाना है तो चीनी तो परमिट से थी। एक कालखंड ऐसा भी था जब गुड़ भी परमिट से मिला करता था, मोटा कपड़ा भी परमिट से। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिस पे परमिट राज लागू नहीं हो। फिर क्या कारण था कि 1977 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, परमिट राज का खात्मा हो गया और सारी वस्तुएं बहुतायत में आम उपभोक्ता को मिलना शुरू हो गई। और हालात ये हो गई कि पहले तहसील से परमिट लेके दुकानदार के पास जाने पर भी अगला समय देता था कि इस परमिट की सामग्री आपको कब लेकर जानी है। और 77 के बाद समय ऐसा आ गया कि दुकानदार बुलाकर कहने लगा, जैसे उसको पता चलता कि फलां नागरिक के घर पे मकान बन रहा है या कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा है तो आवश्यक वस्तु के लिए कि भैया आप आइए और मेरी दुकान से ले जाइए। लेकिन कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि एकदम से परिवर्तन हो कैसे गया। जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनको ध्यान होगा 1977 में चीनी का खुदरा मूल्य 13.5 से 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम था और 1977 में जैसे ही परमिट राज खत्म हुआ वो 14.5 रुपये किलो बिकने वाली चीनी 2 रुपये 20 पैसे में आम उपभोक्ता को मिलना शुरू हो गई। इतना बड़ा परिवर्तन अगर बुजुर्गों ने किसी ने देखा हो तो देखा हो, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। ये परिस्थितियां बनती हैं शासन की विचारधारा से। इस देश में आज जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे हमारी नौकरशाही में आमजन के प्रति सकारात्मकता के भाव का अभाव, उसके कारण क्या बने, क्यों बने ऐसी परिस्थितियां। आज से 1100-1200 साल पहले भारत में जिस प्रकार की जनतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, समय के थपेड़ों के साथ विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते करते उसमें बहुत सारी विकृतियां आई और 1857 की पहली संगठित क्रांति के बाद, उससे पहले छोटी मोटी क्रांतियां बहुत हुई हैं, भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई थी। वरना उससे पहले पूरे देश पर शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर बड़े राज्यों का, फिर रियासतों का और फिर उसके नीचे छोटे ठिकानेदारों का और ठिकानेदारों के नीचे उसके कारिंदों का। एक लंबी शासन व्यवस्था की श्रृंखला थी जिसमें एक आम आदमी का बहुत शोषण होता था, अन्याय होती थी, अत्याचार होते थे। और उनसे तंग आकर 1857 की क्रांति के बाद जब भारत की शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई, तो ब्रिटिश क्राउन को यह एहसास हुआ कि ये भारत कैसा देश है जो 1000 साल से भी विदेशी आक्रमणकारियों के थपेड़े झेलते झेलते भी अपनी सभ्यता संस्कृति से विमुख नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने एक विद्वान अधिकारी को भारत भेजा, ये अध्ययन करने के लिए कि भारत के आम जनता में ऐसी क्या विशेषता है कि 1000 साल के अन्याय अत्याचार के थपेड़े झेलने के बाद भी वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से विरक्त क्यों नहीं हुआ।
उस अधिकारी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद उसने निष्कर्ष ये निकाला कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम के भाव से ओतप्रोत रखती है, वो सभ्यता संस्कृति से जोड़े रखती है। इसलिए भारत 1000 साल के थपेड़े झेलने में सक्षम रहा है। उन्होंने पहला काम किया, उस समय की भारत की शिक्षा पद्धति जो गुरुकुलों के माध्यम से चला करती थी उसको अवैध घोषित किया गया। एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू की गई जिसे हम अब तक मैकोले की शिक्षा पद्धति के नाम से जानते थे। और पता है मैकोले की शिक्षा पद्धति का पिछले वर्षों तक इस भारत में चाहे विदेशी आक्रमणकारी हों, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो और चाहे 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा, उसके विरुद्ध क्रांति का संघर्ष का बिगुल बजाने वाली दो पक्ष बने, जिसमें से एक पक्ष को हम गरम दल के नाम से जानते हैं और एक को हम नरम दल के नाम से जानते हैं। गरम दल के लोगों को पिछले 4-5 साल पहले तक, जिन्होंने 18-18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उन क्रांतिकारियों को हम पढ़ाई की पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में अपराधी के रूप में पढ़ते रहे। जिन्होंने विदेशों में जाकर अपने आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद हिंद सरकार बनाई जिसको 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने मान्यता दी, आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की, उस शख्सियत को भी हम पिछले वर्षों तक युद्ध अपराधी के रूप में इतिहास में पढ़ते रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास था उसे नष्ट भ्रष्ट किया गया और हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिसकी वजह से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर एक हीनता की भावना आना शुरू हो गई। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, फिर नोआखली जैसे कांड, और उसके बाद एक खिलाफत आंदोलन। बुजुर्गों को ध्यान होगा, नौजवान आज भी नहीं जानते उस बात को। उसने आम भारतीय को सोच को प्रदूषित करने का काम किया और उस प्रदूषण को आगे बढ़ाया। आज़ादी के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश विभाजन के साथ आज़ाद हुआ, उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के भेष में भारत पर आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर पे आक्रमण के बाद कुछ दिनों तक भारत की सेना को तत्कालीन शासन व्यवस्था में जम्मू कश्मीर, हम उन्हें कबायली कहें चाहे पाकिस्तानी सेना कहें, उनसे लड़ने के लिए नहीं भेजा। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी पलटी कि तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने एक सभा में जब मीटिंग चल रही थी, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से एक सवाल कर दिया। उस समय
हमारे वाइसराय भी वहीं बैठे थे, हमारे सेना के सेनाध्यक्ष भी वहीं बैठे थे, कि मिस्टर नेहरू, आपको जम्मू कश्मीर भारत में चाहिए या नहीं चाहिए। और मजबूरी में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा कि वाई नॉट। और ये जवाब सुनते ही सरदार पटेल साहब ने सेनाध्यक्ष के कान में कहा कि तुरंत कश्मीर के लिए सेना रवाना कर दीजिए। जब 2 दिन बाद सत्ता के शीर्ष को पता चला कि भारत की सेना कश्मीर पहुंच गई है, उन्होंने पूछा किसके आदेश से गई। बात होते होते आए कि सब सरदार पटेल साहब के आदेश से गई है। जवाब तलब हुआ तो सरदार पटेल साहब ने कहा कि मैंने तो आपसे पूछा था कि कश्मीर भारत में चाहिए या नहीं चाहिए, आपने कहा वाई नॉट। तो बिना सेना भेजे तो कश्मीर भारत में रह नहीं पाता, इसलिए मैंने सेनाध्यक्ष को आदेशित कर दिया। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आज़ादी के तुरंत बाद निर्मित हुई। और उसके बाद एक अजब गजब तमाशा हुआ। भारतीय सेना ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, सीमा पर गश्त करने के लिए आवश्यक साधन नहीं है, हथियार नहीं है। तो सीमा पर गश्त करने के लिए हमें जीपें चाहिए। और उस समय पूरे विश्व में 2 ही कंपनियां जीप बनाती थी, एक इंग्लैंड में थी, एक अमेरिका में थी। एक विली के नाम से आती थी, एक विलीज के नाम से आती थी। चूंकि अमेरिका में हमारे राजदूत नियुक्त थे, ब्रिटेन में हमारे हाई कमिश्नर नियुक्त थे। दोनों से संपर्क साधा गया कि भारतीय सेना को लगभग 1550 से अधिक जीपों की आवश्यकता है, कौन सी कंपनी तत्काल हमें ये उपलब्ध करवा सकती है। तो अमेरिका के राजदूत ने जवाब दिया वहाँ की जीप उत्पादक कंपनी से बात करके कि कंपनी का कहना यह है कि हम 5 साल पहले आपको इतनी मात्रा में जीप नहीं दे सकते। इंग्लैंड से हाई कमिश्नर का जवाब आया कि कंपनी जीप की डिलीवरी देने को तो तैयार है, लेकिन भुगतान अग्रिम मांग रही है। भारत सरकार ने ब्रिटेन हाई कमिश्नर को 1555 जीपों की कीमत की राशि स्थानांतरित की, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि वो 1555 जीपों में से केवल मात्र 155 जीपें भारत में खटारा स्थिति में पहुंच पाई। बाकी 1400 जीपों का आज तक भी अता पता नहीं वो कहाँ गई। और दुर्भाग्य ये देखिए कि जब भारत की संसद में ये मुद्दा उठा और एक संसदीय समिति इसकी जांच के लिए बनी, तो उस समय के इंग्लैंड में पदस्थापित हाई कमिश्नर को वापस भारत बुला लिया गया। और आपको पता है बुलाने के बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद उनको संसद में लाया गया और 1962 के भारत चीन युद्ध के समय जिस व्यक्ति ने पहला सेना खरीद घोटाले में भ्रष्टाचार किया, वो दुर्भाग्य से भारत का रक्षा मंत्री था। और आपको बुजुर्गों को पता होगा 1962 के भारत चीन युद्ध में कैसे क्या हुआ। सीमा से सेना के जवान केंद्र से मदद मांगते रहे, रसद की मांग करते रहे, गोला बारूद की मांग करते रहे और दिल्ली से आदेश होता रहा, ना रसद है ना गोला बारूद है, पीछे हटते चले जाओ। तो आज़ादी के तुरंत बाद जिस प्रकार का वातावरण इस देश में बना, उससे जो राष्ट्रीय चरित्र इस राष्ट्र में बनना चाहिए था, वो राष्ट्रीय चरित्र इस राष्ट्र में नहीं बन पाया। जीप खरीद घोटाले के बाद मुंदड़ा कांड और उसके बाद
एक के बाद एक कांड होते गए, एक की जांच पूरी नहीं होती, उससे पहले दूसरा कांड हो जाता और हम उसको भूल जाते। मैं जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, जितनी भी मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे एक अनुरोध करूंगा, जब भी आपको कभी समय मिले एकांत में 15 मिनट बैठिए। 1947 के 5-6 साल पहले और 5-6 साल बाद का कालखंड, जिसमें दुनिया के 1 दर्जन से ज़्यादा देश गुलामी से मुक्ति पाकर आज़ादी की सांस लेना शुरू किया, वो राष्ट्र आज कहाँ है और भारत कहाँ है? उन राष्ट्र की उन्नति और प्रगति का मर्म क्या है और भारत की दुर्दशा का मर्म क्या है? अगर आप अपने अंतरात्मा से ये प्रश्न करेंगे तो आपकी अंतरात्मा, आपका विवेक इसका ऐसा सटीक उत्तर देगा। और अगर आपने उस सटीक उत्तर को अपने आचरण में धारण कर लिया और अपने आने वाली पीढ़ियों तक उस मर्म को आपने समझा दिया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सौपन है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते 2047 से पहले भारत दुनिया का सर्वाधिक आत्मनिर्भर, सर्वाधिक स्वावलंबी, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सबसे विकसित राष्ट्र बने और पूरे विश्व में एक ऐसे राष्ट्र की पहचान बनाने में कामयाब हो जहां सर्वाधिक सामाजिक समरसता का वातावरण बने। तो वो दिन दूर नहीं जब हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये मर्म समझाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमारी आने वाली पीढ़ी 2047 से पहले हमारी किशोर और युवा पीढ़ी इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, सशक्त, सबल और सबसे विकसित राष्ट्र बनाने में और सर्वाधिक सामाजिक समरसता राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस सब के लिए हमें हमारे कुछ निजी स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे दुख होता है, मैं कई बार कई शिक्षण संस्थानों के वार्षिक समारोह के कार्यक्रम में जाता हूं, जहां वो लोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी इस राष्ट्र के किशोर और युवा लोगों को करवाते हैं, या मेडिकल शिक्षा की तैयारी करवाते हैं, या इंजीनियरिंग शिक्षा की तैयारी करवाते हैं। और उसके बाद जब इनका रिजल्ट आता है तो उस संस्थान के दर्जनों छात्र जब सफलता प्राप्त करते हैं तो उसके स्वागत सत्कार का कार्यक्रम भी वो शैक्षणिक संस्थान आयोजित करते हैं। उसमें भी कई बार मुझे जाने का मौका मिला। मैंने दर्जनों छात्रों से पूछा जिनका संघ लोक सेवा आयोग में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मैंने पूछा जीवन का लक्ष्य क्या बनेगा? और मुझे आज तक कोई विद्यार्थी ये जवाब देने वाला नहीं मिला कि मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहेगा। सबका जवाब एक ही था, जयपुर में एक आलीशान मकान हो, सुखद जिंदगी हो, सारी सुख सुविधाएं हों। जब आप हमारी भावी पीढ़ी के दिमाग में अगर पहला विचार ये बनेगा और राष्ट्र सर्वोपरि का विचार उसके दिमाग में नहीं आएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस प्रकार के बन रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में जितने भी प्रबुद्ध वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, युवा साथी यहाँ बैठे हैं और विशेष रूप से मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता अगर हमारे इस राष्ट्र को है, वो आवश्यकता है हम हमारे परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाएं।
शिक्षित होना और सुशिक्षित होना, संस्कारित होना और सुसंस्कारित होना, दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। दुनिया में मानवता के जितने दुश्मन हुए हैं, या तो वो बने हैं जो प्राइमरी स्कूल या मदरसे में 10 साल जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, और या वो लोग बने हैं जिन्होंने विश्व में उपलब्ध सबसे बड़ी डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की, लेकिन वो सुसंस्कारित और सुशिक्षित नहीं बन पाए। इसलिए उन्होंने अपनी उस शिक्षा का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग किया। अगर वो सुशिक्षित बनते, सुसंस्कारित बनते, तो इस राष्ट्र को, इस समाज को आगे बढ़ाने में अपनी विद्वता का उपयोग कर सकते थे, सदुपयोग कर सकते थे। अमेरिका के 26/11 ट्विन टावर पर जिसने हमला करने का षड्यंत्र रचा, किसी को उसकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी है? वो शख्स जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में वर्षों बाद खोज कर मारा था, हैं? उसकी शैक्षणिक योग्यता थी एमटेक इन केमिकल साइंस विथ गोल्ड मेडलिस्ट। अब एमटेक इन केमिकल साइंस विथ गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति अपनी शिक्षा का दुरुपयोग मानवता की संहार के लिए करना शुरू कर दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना बड़ा अपराध कर सकता है। और अगर वो ही सुसंस्कारित और सुशिक्षित होता तो वो अपनी उस योग्यता का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए भी कर सकता था। जैसे हमारे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इस राष्ट्र को परमाणु शक्ति सक्षम बनाने में किया। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि सभी अपने अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने में किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ें। और अभी भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उसमें भारत के वैभवशाली इतिहास को वापस पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का क्रम जो शुरू किया है, अब आने वाले समय में अब तक हम जिनको अपराधी, आतंकवादी, युद्ध अपराधी पढ़ते रहे हैं, अब हम उन्हें भारत के महान क्रांतिकारी के रूप में पाठ्य पुस्तकों में हमारी आने वाली पीढ़ी को जब पढ़ाएंगे, तो उसके मन में अपने आप एक गर्व का भाव उत्पन्न होगा, हीनता का भाव दूर होगा, और उसे एहसास होगा कि हमारे पूर्वज भी इतने महान थे जिन्होंने उस कालखंड में, उस कठिन परिस्थितियों में भी इस प्रकार का साहस दिखाकर 13-13 साल के बच्चों ने आतताई अंग्रेजी पुलिस और फौज की गोलियां झेली हैं, 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा है, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा है, विदेशों में जाकर भी जलियांवाला कांड का बदला लिया है। उन महान क्रांतिकारियों को जब हम सही तरीके से आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा देंगे, तो उनके मन में इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होना शुरू होंगे। और इसी दम पर हम आने वाले समय में इस राष्ट्र के खोए हुए भावों को वापस प्राप्त कर आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर, सबसे स्वावलंबी, सबसे सक्षम, सबल, आर्थिक रूप से संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में परिणित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मेरे 2-3 निवेदन और हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष देश की जनता से आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पिछले एक शताब्दी में हमने प्रकृति के साथ जिस प्रकार की छेड़छाड़ की है, उसकी क्षतिपूर्ति अब करने का समय आ गया है। लोग अपनी माताजी के नाम से पौधारोपण तो कर रहे हैं, लेकिन पौधारोपण करते समय जो भाव प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था, वो भाव उनके मन में आना चाहिए।
एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अर्थ यह है कि चाहे वो बालक हो, किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपनी माता जी के नाम से एक पौधा रोपण करे। उस समय उनके मन में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जब हम अबोध अवस्था में थे, हमारी माता जी ने हमारी किस प्रकार लालन पालन किया, किस प्रकार देखरेख की, किस प्रकार अंगुली पकड़कर पैरों पर खड़ा होना सिखाया, किस प्रकार अंगुली पकड़कर पैरों पर चलना सिखाया और आपको बालक से किशोर, किशोर से युवा बनाया। वैसे ही जो माता जी के नाम से पौधारोपण करें, वो जब तक वृक्ष के रूप में फलीभूत नहीं हो उसकी उसी प्रकार देखभाल करें जैसी आपकी माता जी ने आपकी अबोध अवस्था में की थी। तब तो अपनी एक पेड़ माता जी के नाम लगाना साथ हो पाएगा, वरना तो पेड़ लगते हैं और क्या हाल होता है मैं समझता हूँ शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम 67 साल से 76 साल से वृक्षारोपण करते आ रहे हैं और अगर कभी आपको आंकड़े मिल जाए, आंकड़ों का जोड़ लगा लेना, भारत की भूमि का कुल क्षेत्रफल निकाल लेना, एक पेड़ के लिए कितनी भूमि चाहिए उसका अंदाज क्षेत्र लगा लेना और पता कर लेना, अगर वो सही रूप से फलीभूत होते तो आज एक पेड़ के ऊपर 5-8 पेड़ और लगे हुए मिलते हमको। इसलिए इस परिवर्तन की आवश्यकता है, हम सकारात्मकता की ओर बढ़ें। और दूसरा मेरा एक निवेदन और है, आज़ादी के बाद से लेकर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की विकास योजनाओं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भारत की 130 करोड़ आबादी में से लगभग 98% आबादी का नकारात्मक सोच है। कभी भी उसके मन में ये विचार नहीं आता कि राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो जो विकास कार्य है और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन आवंटित करती है, वो धन आता कहाँ से? कभी कोई भारत का नागरिक इस पे विचार नहीं करता। भारत का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसकी खून पसीने की कमाई राजस्थान सरकार और भारत सरकार के खजाने में सम्मिलित नहीं हो। आप बाजार से जो भी वस्तु खरीदते हैं, हर वस्तु पे किसी न किसी प्रकार का कर है। आपने वस्तु खरीदी, व्यापारी ने आपसे कर वसूल किया और महीने या 3 महीने उनका जो भी समय है वो सरकार के खजाने में जमा हो गया। बूंद बूंद से घड़ा उभरता है, कोई पैसा अरबों खरबों रुपए में परिवर्तित होकर वापस विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यों के रूप में आप तक वापस आता है। और उसके प्रति अगर हमारा विचार ये हो कि विकास कार्य सही तरीके से संपादित होते हैं या गलत तरीके से संपादित होते हैं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जन कल्याणकारी कार्य सही तरीके से संपादित हो रहे हैं या गलत तरीके से संपादित हो रहे हैं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बुरी सोच दूसरी नहीं हो सकती। गरीब से गरीब आदमी, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, गरीब से गरीब मजदूर आदमी भी रोज एक बीड़ी का बंडल और माचिस फूंकता है। 20-25 रुपये शायद एक बीड़ी के बंडल माचिस के लगते होंगे। 165% टैक्स है उसकी कुल लागत और उस पर 165% टैक्स, यानी 13, साढ़े 13, 14 रुपये 20 रुपये में से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के खजाने में जमा होते हैं। और उसके मन में भी अगर ये भाव हो, जो कड़ी मेहनत करता है, 300, 400, 500 रुपये रोज़ की मजदूरी करता है, कई तो ऐसे हैं जो 2-2 बंडल फूंक देते हैं और फिर वही पैसा वापस आता है। और उसके बारे में अगर ये विचार मन में आए कि इसका सदुपयोग या दुरुपयोग हो, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत दुर्भाग्यशाली स्थितियाँ हैं। इसलिए सभी प्रबुद्धजनों से, युवा साथियों से और मातृशक्ति से मेरा ये निवेदन है कि आम आदमी को ये भी समझाने का प्रयास करें कि सरकारों की जितने भी विकास योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये आपकी मेहनत के पैसे से संचालित होती हैं। इसलिए आपके मेहनत के पैसे का सही तरीके से सदुपयोग हो, इस पर निरंतर निगरानी रखें, इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसका प्रयास करते रहें। तभी ये विकासशील भारत और विकासशील राजस्थान 2047 से पहले
विकसित राजस्थान और विकसित भारत बनने में सफलता प्राप्त कर पाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का सहयोग इस दिशा में मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं आपके बीच शायद लेट आया था, उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और